तो इस क्लास में हम बात करेंगे आज प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी की बात करनी है पर न्यूक्लियॉन की। ओके, तो इसमें क्या कहानी बनने वाली है, कैसे, तो कुछ टर्म्स हैं बेसिक बेसिक सी, पहले तो वो पता होनी चाहिए। जैसे पहली टर्म बनती है आपकी एक कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित करते हैं, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, यानी परमाणु का मात्रक क्या होगा द्रव्यमान का। आप जानते हो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर ये परिभाषा पूछी भी जाती है ना, कि भाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि किसी जो भी हमारा परमाणु होगा, है ना, या नाभिक का द्रव्यमान होगा, उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं AMU। ठीक है, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU जो इक्वल टू होता है वो होता है आपका 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बात ध्यान रखनी है। और अगर इसको पूछने लगे कि भाई 1 AMU क्या होता है, इसको डिफाइन करो। ठीक है, 1 AMU क्या होता है, तो इसमें लिखते हैं हम कि C612 के एक परमाणु द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु के द्रव्यमान के भाग को, बस ये बोल दो कि भाग को क्या बोलते हैं, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ये क्या कहता है, इसके मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि C6 कार्बन 12, ठीक है, का एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को। अब मुझे बता C6 12 में कुल वेट कितना है, यानी 6 कार्बन में 12 है ना, कुल वेट 12 है। 6 कार्बन में कितना है कि 12, तो एक एटम में कितना आएगा, 12/6, कितना आएगा 12/6, 2 MU। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, जो परिभाषा लिखेंगे आप C6 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को, इसके भाग को 12वें भाग को, यानी जितना वेट होता है ना उसका उतना ही हिस्सा करना पड़ता है। ठीक है भाई, कार्बन के पास 12 हिस्से हैं, अब 12 का एक हिस्सा तो 1 ग्राम का हो गया ना, तो उसी को AMU बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन को ही डिफाइन क्यों किया, कोई और एटम क्यों डिफाइन नहीं किया, है ना। तो कार्बन को एटम इसलिए किया क्योंकि कार्बन की अधिकता नेचर के अंदर बहुत ज्यादा है। ओके, ये मोस्टली हर किसी चीज में पाया जाता है ना, तो ये स्टैंडर्ड में आ जाता है। आई बात समझ में। दूसरी जो इसके अंदर अब नेक्स्ट बात चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पादन की रिएक्शन क्या हो, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इसके नाम से ये आई जाती है और काफी बार पूछी गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये बात ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा लिख सकते हैं कि जब कोई एक्स फोटोन किसी उच्च परमाणु भार वाले किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी पदार्थ पर गिरता है, भारी पदार्थ पर गिरता है, तो वह तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और परिणाम में
एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, ये ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती है? युग्म उत्पादन कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। आई बात समझ में कुछ तनमनसी? मतलब समझेंगे इसमें, मतलब ये है कहने का कि कोई, देखो जब कोई एक्स फोटोन, तो कोई फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होती है ना, एच न्यू होती है। तो ये जब किसी भी एटम पे गिरता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव से या ई पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है इसी को बोलते हैं क्या? पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसको ये कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा गया होगा ये, कि बीटा की फॉर्म में लिख दिया गया हो कि बीटा 0+1 या बीटा 0-1। -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन है और उसका मतलब पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका? पॉजिट्रॉन। ये बात ध्यान रखनी है। आई बात समझ में कुछ? यानी होता क्या है कि जब भी कोई फोटोन किसी भी एटम के किसी पदार्थ के ऊपर गिरेगा, ठीक है, कोई भी, ऐसे चलो मान के कि मान के चलो यहाँ पे चलो मान के कोई नाभिक पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है, कोई फोटोन आया एच न्यू क्या, ओके, तो इस नाभिक ने इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दे दिया, ठीक है। यानी दो, एक जोड़ा दे दिया, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी कि उत्पाद कर दिया, इसने उत्पादन कर दिया। आई बात समझ में? इसके अपोजिट में एक चीज और आती है, उसका नाम होता है युग्म विनाश। युग्म विनाश यानी कि पेयर एनिलेशन, पेयर एनिलेशन, ठीक है, युग्म विनाश बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या होगा कि जब एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समीप आते हैं तो वह एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, है ना भाई? एक दूसरे की दुश्मनी तो है, ये का विनाश कर देते हैं तथा ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में दो गामा, दो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है, फोटोन की उत्पत्ति होती है। ये बात ध्यान रखनी है ना। कैसे? भाई आपने अभी क्या निकाला? अभी दो रिएक्शन निकाली ना, एक तो हो गया पॉजिट्रॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन। दोनों पास में आए, दोनों जुड़े, जुड़ने के बाद दोनों ने अपना विनाश किया और विनाश करके दो गामा फोटोन, गामा फोटोन मतलब एच न्यू मान लो प्लस एच न्यू मान लो, ठीक है, और एक एनर्जी निकाल दी 0, ये मेगावाट। दो फोटोन को उनको गामा बोला गया है। आई बात समझ में? यही गामा है, कर लेंगे। इतनी सी बात है। इसके उत्पादन में क्या है कि दो पेयर निकल गए, एक पेयर निकल गया, उसको उत्पादन बोल दिया। विनाश में क्या, उन दोनों ने ही अपना विनाश कर लिया, है ना। इसके बाद की कहानी क्या है कि इन रिएक्शनों के होने के बाद हमारे नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति, ठीक है। ये द्रव्यमान क्षति आ जाती है। तो द्रव्यमान क्षति जो हमारी होती है, ये क्या होती है एक्चुअली, वो देखना है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना डेल्टा एम से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किससे करते हैं? डेल्टा एम से। बाय द फॉर्मूला जाए तो इसमें हम लिखेंगे कि द्रव्यमान क्षति इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान प्लस में, सॉरी माइनस में नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस में नाभिक का द्रव्यमान। ये कैसे मैथमेटिकल में लिखा जाएगा वो जरा ध्यान देना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि डेल्टा एम इज इक्वल टू, ओके। अब मुझे बता न्यूक्लियनों का द्रव्यमान क्या होता है? भाई नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होंगे। अब बता, ये नाभिक है,
ठीक है। नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो है, यही तो है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एक मास, और ये मान लो कि mp तो है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस mn है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन, ये भी तो जानना पड़ेगा। अगर कोई हम एटम लिखें कि ZXA लिखा हुआ है जी, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसमें Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे A-Z, ये तो होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ZP, यहाँ लिखेंगे A-Z। आई बात समझ में। और माइनस में नाभिक का द्रव्यमान वो क्या होता है, कैपिटल M। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसमें वो आपको देगा, इसमें वो आपको देगा कि भाई कोई एटम दे देगा, एटम में जेड भी पता होगा आपको, ए भी पता होगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया होगा, ठीक है, सब कुछ दिया होगा, था कि पुट करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना होता, कर लेंगे। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, ठीक है, या मास डिफेक्ट भी बोलते हैं किसमें, इंग्लिश में मास डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब ये हमारा आ गया बॉन्ड, हमने द्रव्यमान क्षति भी देख ली, तो नाभिक का बंध भी बनेगा, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये बोला जाता है, ठीक बेटा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बोला जाता है। अभी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, देखो, बंधन ऊर्जा तो हमारी एनर्जी ही है ना, बंधन ऊर्जा तो हमारी एनर्जी ही है भाई। तो जब किसी भी नाभिक का निर्माण होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि जब किसी नाभिक का निर्माण होता है, नाभिक का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति मतलब क्या है, डेल एम है ना, के तुल्य जो ऊर्जा मुक्त होती है, तुल्य जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है, ऊर्जा कहते हैं। फिर समझो कहानी, भाई नाभिक को बना रहे हैं हम, नाभिक को बना, नाभिक कब बनेगा, जब बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी कुछ एनर्जी चाहिए, मास का डिफेक्ट होगा, है ना, तो उसकी एनर्जी कुछ निकलेगी। इसको इसको जो हम बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, किस में आएगी, ये जूल में आएगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, कर लेंगे। अब अगर इसको हमें उसकी फॉर्म में लिखना हो, डेल्टा एम की पूरी वैल्यू खोलनी हो, तो ये वाली वैल्यू खोल सकते हैं हम, कौन से वाली, ये पूरी वैल्यू खोल सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, क्या लिखेंगे, जेड एम पी प्लस A-Z एम एन, ब्रैकेट बंद, माइनस एम, और इसके साथ में भी क्या है, सी स्क्वायर है ना, इनटू में सी स्क्वायर, ये ऐसे भी खोली जाती है, क्लियर। इसके आगे जब चीजें चलती है तो एक आता है आपका प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, क्या है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की कहानी क्या है कि प्रत्येक न्यूक्लियन के लिए क्या होगी, ठीक है, एवरी न्यूक्लियन। तो प्रत्येक न्यूक्लियन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये BE बोलते हैं इसको, ठीक है, इस पे बार लगा दिया हमने, तो ये होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए मतलब क्या है यहाँ पे, ए मतलब क्या है यहाँ पे, भार हो जाता है, ठीक है। तो यानी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि नाभिकीय
बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या, ये जो ए था हमारा, ये क्या था? द्रव्यमान संख्या ही है। ठीक है, का अनुपात, का अनुपात क्या होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है कि अब इसमें एक ध्यान रखना है, नोट में डाल लेना कि बंधन ऊर्जा जो होती है आपकी, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एटम न्यूक्लियस की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर नाभिक का स्थायित्व। ठीक है, नाभिक का स्थायित्व लिख लो, चलो पूरा इसको, बंधन ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ, वो ध्यान रखो। जैसे नोट में डाल सकते हो आप, या कैसे भी लिख सकते हो। मैं लिखूँ अगर पहला पॉइंट कि जिस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है, उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ये वाली, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बताया था मैंने, डायरेक्टली क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक आपका 26 आयरन 56 होता है। ठीक है, इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा यानी कि बीई जो होती है, वो होती है 8.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे अधिक होती है ये। ठीक है, सर्वाधिक होती है ये। ओके, क्लियर है? तो इसके बेसिस पे एक आरेख बनता है हमारा, जो आरेख हमारा क्या होता है, ये वाला है। इसमें पूरा दिख रहा है डायग्राम, बुक में भी होगा आई थिंक, है ना। अब इसमें ये देख, जो आपका स्थायित्व क्रम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ऐसे दे रखी है। एक मिनट, कैसे दे रखी है? ऐसे दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि ये आपकी दे रखी है बीई बार पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये आपका मास नंबर है इधर। अब यहाँ पे देख, हाइड्रोजन सबसे नीचे पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ जा रहा है। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन 56। ठीक है, सबसे अधिक है ये। फिर ये मोलिब्डेनम, आयोडीन, WANU, ये आ गया, आ गया। तो इसके पास सबसे अधिक तो ये है, हमारा स्थाई है, सबसे अधिक, सबसे कठोर ये हो जाता है मान लिया। ठीक है, क्या है, कितने इसकी? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल देना भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में? अब हुआ क्या, अब जैसे जैसे बाइंडिंग आपकी बढ़ती है, ये आपकी बढ़, अब डायग्राम में देखो, हमने क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्टेबिलिटी के है। अब ऊपर जाने पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है। ऐसे ही इन सब एटमों का स्थायित्व क्रम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सबका बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन एक स्टेट आती है 56, इसका नाम है आयरन। ठीक है, जिसका नाम है आयरन। तो जब ये आयरन होगा, तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे आ रहा है ना ग्राफ, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है, तो इनका स्टेबिलिटी होनी भी कम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ में हम क्या देखते हैं? इस ग्राफ में हम नोट करने वाली तीन चीज देखते हैं। क्या? एक तो ये कि जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है, 4 है, हीलियम की 12 है और 16 है। ठीक है, इसमें ये उच्चतम प्राप्त कर रहा है, ये वाला हाईएस्ट है ना।
हाईएस्ट है ना, तो इनके ये हाईएस्ट है ये, तो ये नाभिक आपके क्या है, स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल है। आई बात समझ में। अब एटॉमिक जो वेट है इसका 120 और 30 के बीच देख कौन कौन से एटम है, 30 से लेके 120 के बीच, 30 से लेके 120 के बीच, यहाँ मान के चलो आप, यहाँ तक ही है ये, 170 तो देख कहाँ है, 170 यहाँ तक पहुँच रहे हैं मतलब ये, ठीक है, यहाँ तक आ, इस एरिया में। तो ये चेंजेबल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे आपके, ठीक है। ऐसे ही इसका हम बनाते चले जाएंगे। बस ध्यान ही रखना है 56 पे कंप्लीटली स्टेबल हो चुका है, इससे पहले वाले स्टेबल हैं, ये सब जो है हमारे एक कांस्टेंट श्रेणी में आ चुके हैं, अनस्टेबल श्रेणी में आ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आई। एक इसमें पॉइंट और लिख सकते हैं हम अगर डालना चाहें तो, यहाँ पे कि एक नोट में लिख लो, और एक पॉइंट यहाँ पे हाँ डाल सकते हैं कि यदि हल्के नाभिक को भारी नाभिक, अच्छे से लिखो, भारी नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ लिया जाए, नाभिक में तोड़ लिया जाए, तो प्रतिन्यूक्लियोन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ये वाली वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आई बात सारी।